मुझे आज भी याद है एक बोला वे रसगुल्ले आ तू को ऐना फुੱਲੇ ਆ जी करदा तेनू खा जा इस गोगड़ दे विच पा जा। शाम को जैकी जी आए और अनिल कपूर आए, बोलते हुण तू जा। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो उस जैकी को मिलूँगी, अनिल से मिलूँगी, इनसे बात करूँगी, मैं जाऊँगी नहीं। अच्छा। बोले ना सीधी घर जा। मैंने कहा नहीं जाना। मुझे किसी ने आके मेरे रूम में बोला कि आपको सुभाष जी नीचे बुला रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। वैसे ही विग पकड़ी, मैं सुभाष जी, मैं सीधा गई तो सामने ऐसे बैठे हुए थे। मैं सुभाष जी मैनू ना ए विग नहीं पानी, मुझे लंबी विग पानी है, मैं शॉर्ट विग मुझे नहीं पहननी है। आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको आप रीमेक करना चाहेंगे? राम लखन। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितना काम करके हम सब के दिलों पर राज किया है। और फिल्मों के मामले में तो उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी ही है, लेकिन बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं और बहुत सारे एड फिल्म्स भी किए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारी प्यारी सी गेस्ट सोनिका गिल जी का। सोनिका जी कैसी हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के तो और मुझे अच्छा फील हो रहा है कि कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअली। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुराना वक्त याद आया कि हम किसी ज़माने में ऐसे ये जब करते थे तो इस तरह का सिलसिला हमारी ऊटी में कभी शूटिंग ख़त्म हुई है तो ये ऐसा सिलसिला हुआ करता था, प्रेस आती थी और इस तरह का ही ताम झाम होता था और फील वो कुछ यादें आई मुझे। आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड बहुत अच्छे हैं आप लोग एक्चुअली। और ये इतने अच्छे स्टाफ है कि बिना खाए मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया कि नहीं मैम आपको, मैं कहा मैं खा के आई हूँ। नहीं 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 आपको खा के ही चलना है। मैंने अरे वाह, ये तो मैंने पहली बार देखा कि नहीं खाए बिना। मैंने कहा नहीं जा सकती। बोलते नहीं आपको खाना पड़ेगा पहले थोड़ा। तो मीन्स नमक खिलाया है तो नमक तो खाया तो फिर अब क्या है, भगवान के समान होता है मेहमान, जैसे हमारे यहाँ सिखाया गया है। तो आप हमारी मेहमान हैं तो इतना तो स्टाफ का, हमारी टीम का बनता ही है कि हम आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना हम आपको कंफर्टेबल फील कराएं। बहुत लविंग लोग हैं आप हाँ। लोग, इसमें कोई शक नहीं। गिल जी, बहुत सारी गल करनी है आपसे। करो जी, बिल्कुल करो। तो शुरुआत कीजिए कि सोनिका गिल कैसे कन्वर्ट हो गई? मतलब व्हाट इज द सोनिका गिल नहीं, कुलवंत कौर। कुलवंत कौर? मेरा बर्थ नेम है कुलवंत कौर। मैं पैदा हुई हूँ नाम ये लेके कुलवंत कौर। मैं सिकली सरदार हूँ। यस। बनती है सोनिका गिल, फिर बनती है सोनिका गिल। इसमें भी बहुत बड़ा एक राज है कि मुझे मेरी माँ का नाम रोशन करना था। ओके। मेरे पिता का नहीं। गिल इज माय मदर। पिता हमें बचपन में छोड़ के चले गए। ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर इन पंजाब। ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स इन पंजाब। वो कुछ पुलिस उसमें हुई और उनको जाना पड़ा। देन ही लेफ्ट अस एंड माई मॉम इज़ माई फादर, माई मदर। तो मैंने शुरू से एक लिया था कि मुझे मेरी माँ का नाम रोशन करना है, मुझे मेरे पिता का नहीं करना है। तो गिल मेरी मम्मा है तो मैं सरनेम गिल भी मैंने अपनी मम्मा का ही लिया। मैं अपनी माँ की बेटी, मैं पिता का प्यार मुझे मिला नहीं, मेरे भाग्य में नहीं था या नसीब में नहीं था, चलो। लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मेरा भगवान आज तो नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन आई एम अ मम्माज़ गर्ल। आपके नसीब में पिता का प्यार नहीं था आप कह रही हैं, लेकिन पूरी देश का, पूरी कंट्री का, इतने लोगों का प्यार आपके नसीब में था, ये आपको मिला। ये भी मेरी माँ की दुआओं की वजह से। इस रचना की शुरुआत कहाँ से हुई? इस रचना की शुरुआत हुई दिल्ली से। दिल्ली से? मैं दिल्ली में छोटी थी, पढ़ती थी स्कूल में।
और बहुत छोटी थी तो स्कूल में बुलाया गया कि ये तीसरी क्लास की लड़की कुलवंत कौर को करो। तो मैंने एक छोटी सी थी और मैंने एक पंजाबी में, मुझे आज भी याद है, एक बोला, वे रसगुल्ले आ तू को ऐना फुल्ले आ जी करदा तेनू खा जा इस गोगड़ दे विच पा जा। दिस वॉज, आई रिमेंबर, ये मैं बहुत छोटी थी जब मैंने बोला था, मुझे आज भी याद रहा। और ये कहा और उससे मेरी फिर शुरुआत हुई आगे 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 आगे। फिर मैं इतना, ये मेरा पहला था बोलने का स्टेज पे। उसके बाद फिर चौथी में गई कुलवंत कौर, तो कुछ किया, डांस किया। फिर 5वीं में गई, 6वीं में गई। फिर दिल्ली में मैंने यहाँ पे गोपी किशन जी की शागिर्द थी मनोकामना, उनसे मैंने डांस सीखा। फिर यहाँ आके गुरुजी से भी सीखा, गोपी जी की मैं शागिर्द हूँ। और बस ऐसे सिलसिला फिर वहाँ से जो शुरू हुआ, तो दिल्ली में मूवी का क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ा ही बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं ना, वायरस। हाँ, ये डाला मुझे सावन कुमार जी ने। सावन कुमार जी, वो आए थे लैला फिल्म की ढूंढने के लिए। लैला, अच्छा, लैला फिल्म बना रहे थे, तो हमने भी ऑडिशन दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा। और जो मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं पहले और कर चुकी, और हम दिल्ली में स्टेज पे मैंने काफ़ी परफॉर्मेंस की है चाइल्डहुड में। मैं, सोनू निगम और उनके मम्मी पापा, हमारा एक ग्रुप था। राइट। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत में बताया कि बताया सोनू निगम था। जी और आप लोग वो बचपन इतने से थे, मैं इतनी थी। ओके। तो हमने बचपन में साथ में काम किया। उसके बाद बड़े होके जवानी में, अभी भी जवानी है, हाँ, कभी काम नहीं obviously किया। कभी काम नहीं किया। बाहर आप बुढ़ापा तो आना ही नहीं है अभी, उसको नो एंट्री कर दिया। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, और दिल जवान होना चाहिए दिल जवान यार। होना चाहिए। दिल जवान है तो सब कुछ है। यहाँ जब हम मन और दिल से बुढ़े हो जाए ना, तो जवान आदमी बुढ़ा हो जाता है। ये बात तो सही बोली आपने। आपका मन और दिल, ये दोनों, ये मन आपकी फेवर में होना चाहिए, दिल से आप एकदम खिले हुए होने चाहिए, तो आपको कोई बूढ़ा कर ही नहीं सकता। माई का लाल, क्या बात है, दिस इज फैक्ट इन लाइफ। सोनू निगम जी जब बचपन में गाते थे आपके सामने, तब कभी आपने या हाँ, वो गाते थे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो ये गाना गाते थे। और आई यूज्ड टू प्ले दैट नागिन्स कैरेक्टर। ओके। तो मैं जब नागिन करके ऐसे घुटनों पे घूमती थी, तो लोग पैसों की बारिश कर देते थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा, और मैं तालियां सुन के ऐसी वो हो जाती थी कि मेरे पैरों में से खून निकलता था, मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि वो घुटनों पे ऐसे घूमना, राउंड्स लेना। तो लेकिन तालियों की इतनी गड़गड़ाहट में यही नहीं पता चलता था कि खून निकल रहा है। आज भी निशान है मेरे यहाँ पे। तो इतनी मदहोश हो जाती थी तालियों में। तो वो एक बचपन से एक उसमें चलता है, जबकि मेरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है। जब मैं बॉम्बे आई तो सब ने, मेरी माँ को बोला, सिखों सरदारों ने, क्या कर रहे हो, लड़की को किधर भेज रहे हो, कौन सी लाइन में भेज रहे हो। पंजाबी में उसको बोलते कंजरों वाली, क्या बोलते हैं, कि कौन सी लाइन में भेज रहे हो। तो मैंने कहा, मम्मी बोलती है, बेटा सारे सिख, ये जो चाचे ताए बुढ़े लोग जो है, मैं कहा, देखो मम्मा, मैं कुछ गलत करूँगी तो मेरी मुंडी काटेंगे ना, जब गलत ही नहीं करूँगी तो मुंडी क्या काटेंगे। और आई भी यहाँ और धर्म जी के साथ काम किया, कौन करे कुर्बानी। तो धर्म जी ने बोला, मुझे गोरी चिट्टी कुड़ी बुलाते, आज भी वही बोलते हैं। ओके। तो बोलते, पहले कोई आता था तो मुझे बड़ा वो लगता था कि कोई पंजाब की लड़की है, पर उसके बाद काफ़ी लाइन लग गई। नीतू सिंह जी पहले आ चुकी, फिर रंजीता, काफ़ी सीखनियाँ लड़की है। तो बोलते अब कोई नहीं, लेकिन बोलते बेटा काम करना है तो वट नाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। सही बात। वो एक जो लिया, फिर कॉन्फिडेंस लिया। ना तो मेरी कोई फैमिली से कोई फिल्म लाइन में है, ना कोई ऐसा कोई गॉडफादर था, बस अपने वाहेगुरु और कृष्णा की बस भक्ति में गए, और उसने जो दिया उसको मैं बोलूँगी कि ही हैज़ गिवन। उसके हम काबिल नहीं हैं, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ दिया। बचपन से ही आपने इंडस्ट्री में कदम रख दिया जी। जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं 8वीं क्लास में थी
मुझे याद है। वहाँ पे आपने मनोज कुमार जी के साथ काम किया। हाँ, मैं यहाँ आई तो वो तो मेरी उसमें तो उन्होंने पूनम जी को ले लिया था, तो लैला में मुझे नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड मुझे देवानंद जी ने मेरा लुक टेस्ट लिया था उस ज़माने में, देवानंद जी। उनके बेटे के साथ, सुनील के साथ। वहाँ भी यही प्रॉब्लम आई कि ना ये छोटी है ना ये बड़ी है। 8वीं क्लास का बच्चा जो होता है, मतलब ना वो लड़की होती है ग्रोन अप, ना वो बच्चों में आती है, तो हीरोइन भी नहीं है और चाइल्ड भी नहीं है। तो इस तरह से मैं उससे भी, मुझे नहीं लिया उन्होंने, तो बेटा थोड़ा टाइम और वेट करो। बट VIP नाम था मनोज जी की कंपनी का, वहाँ गई तो मनोज कुमार जी ने मुझे साइन कर लिया फॉर 3 फिल्म्स। 3 फिल्म्स। हाँ, उससे पहले यश जी ने मुझे किया था फासले फिल्म के लिए। फासले। सारी बातचीत हो गई, सब बड़े खुश हुए कि एक सिखनी है, सरदारनी है। तो एक मेरे घर वालों ने, मेरे अंकल होते थे, सरदार थे, तो कुछ उस टाइम थोड़ा पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पे माना जाता, और एक नई लड़की को इतने पैसे मिल जाना एक पिक्चर के लिए, तो मुझे उन्होंने एक, जिसको आज की उस टाइम की लैंग्वेज जो मुझे नहीं पता था, छोटी फिल्म बोलते थे। छोटी फिल्म। मुझे नहीं लगता है कुछ छोटी होती बड़ी होती, फिल्म होती है, मुझे नहीं पता था। पर वो एक कर ली थी, तो यश जी को था कि नहीं, उनको फ्रेश चाहिए, उस टाइम फ्रेश लड़की चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, ये शुरू से हैबिट है कि नहीं। मैंने कैसे, मेरे घर वालों ने, वो रिलीज़ भी नहीं हुई पिक्चर, पर मैंने सच बोला तो मुझे नहीं लिया, फासले में नहीं लिया। और वहाँ से मतलब गए तो स्ट्रगल टाइम तो था ही। तो मनोज जी ने साइन कर लिया, तो मैं वो साइन किया और पेपर लेके यश जी के पास गई, ये देखो मुझे मनोज जी ने साइन कर लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यश जी हंसे, वो बहुत प्यारे लविंग थे यश जी, यश चोपड़ा जी। ऐसे लगता था कि कोई अपना, जैसे गले लगाते थे ना, चाहे नहीं, लेकिन उनको मिलके बड़ा दिल खुश हो जाता था। तो मेरा यानी शुरुआत ऐसे अच्छे लोगों से हुई है। मैं थैंक्स बोलती हूँ ऊपर वाले को कि मेरे दादा मुनि के साथ पहला फर्स्ट कैमरा फेस मुझे मनोज जी क्लर्क फिल्म में मैंने किया है। जब मैं 8वीं क्लास से, बस पूरी नहीं हुई, आ गई और पिक्चर में शुरू कर लिया। क्लर्क फिल्म मेरा फर्स्ट कैमरा फेस था। दादा मुनि, दीना पाठक जी, मनोज कुमार जी और मोहम्मद अली जी पाकिस्तान के, और ज़ेबा, उनके साथ मैंने कैमरा फेस किया था फर्स्ट क्लर्क फिल्म। आज भी आप देखोगे तो 2 चोटी की हुई है, मेकअप वेकअप कुछ नहीं, बहुत छोटी सी हूँ उसमें। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। आपसे बातचीत में ही मुझे पता चला कि आप डांस का, आपके अंदर, आपके DNA में डांस है। यस। और आप 4 गुरुओं की शिष्य हैं। जी, 4 गुरु। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं दिल्ली में स्कूल में ही शुरू हो गई, तो स्टेज प्रोग्राम्स भी बहुत किए थे। वो बॉम्बे में आके मैंने गोपी किशन जी से डांस सीखा, त्रिलोकी प्रसाद जी से सीखा, शम्भू सेन जी से सीखा, और पंडित अनुपम राय, मेरे 4 गुरु हैं। डांस का मुझे बहुत शौक़ था। मैं कुछ भी म्यूज़िक लगा हो ना, तो आज भी घर में भी म्यूज़िक लगता है तो मैं शुरू हो जाती हूँ कि नहीं, मेरी पैर और बॉडी अपने आप ही कुछ हलचल करनी शुरू कर देती है। मुझे डांस का बहुत शौक़ रहा है, और मेरी हर फिल्म में डांस होता था। जो मैंने उस ज़माने में एक दिन में एक पूरा गाना किया है डांस का, उस ज़माने में। तो ये एक बस गुरु की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है कि मैंने बहुत कुछ दिया उसने। आप बहुत ब्लेस्ड रही हैं। बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। यश जी, मनोज कुमार जी, दादा मुनि साहब। काबिल नहीं थी इसके, लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ दिया है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। दादा मुनि, ओम प्रकाश जी के साथ काम किया है, घर की इज्जत, उसमें मेरे वो फादर बने थे, और दादा मुनि क्लर्क में फादर थे। तो ऐसे लीजेंड्स लोगों के साथ, शशि कपूर जी थे, रेखा जी, जो कि आज भी, हाँ, रेखा जी जैसा कोई ना है ना कोई होगा। शी इज़ टू गुड। उनसे मैंने थोड़ा, उन्होंने मुझे क्लर्क में मेकअप सिखाया था। हम लोग तो मतलब पूरी दुनिया ही रेखा जी की फ़ैन है। और आप कोई ऐसी खास बात बताइए जो हम बाकी लोग को ना पता हो, या बहुत कम लोगों को पता हो। रेखा जी की हिडन बहुत खूबसूरत और प्यारी बात है। रेखा जी की कोई भी, मुझे लगता है कि मैं क्या, ऐसी कोई है ही नहीं, वो इतनी प्यारी है यार। कोई ऐसी खास बात, जो इतनी प्यारी बात उनकी, जो सबसे अच्छी बात जो लोगों को नहीं पता हो कि रेखा जी जो है, इतना प्यार उनके इधर भरा हुआ है
एक नई लड़की को प्यार से आके गले लगाना और उसको मेकअप सिखाना, आप सोच सकते हो ना उनकी सोच क्या होगी। वरना कोई तो पूछता ही नहीं है कभी। तो उन्होंने तो मिस बुला के ऐसे ऐसे पूरा सिखाया और उफ, मुझे लगता प्यार की देवी है। मुझे आज उनकी उठा के भी देख लो, मैं उन्हें प्यार की, प्रेम की देवी बोलती हूँ। वो प्रेम की देवी है, भरा हुआ है प्रेम उनके अंदर, हर किसी को देती है। ये नहीं कि उन्होंने लिमिट है कि इसको देना इसको नहीं देना, नहीं। हर उनका देखना भी जो होता है ना, ये भी प्यार भरा होता है। किसी को देख के भी मीन्स शी इज गिव सो मच ऑफ, फुल ऑफ लव। प्रेम की देवी है। कलाकार प्रेम से भरा होता है। यस। और रेखा जैसा कलाकार तो और प्रेम से भरा होता है। अरे रेखा जी जैसा मुझे लगता है कि यार, मैं नहीं कह सकती कोई बन पाए या कोई बन सकता है, वो एक ही है। कोई वैसा, वो कैसे भी आप उनको, उनकी कोई भी चीज़ उठा के देखो रेखा जी की, आप कहीं भी देख लो, कितने अच्छे मूड में होती हैं। एयरपोर्ट पे रहती तो एकदम खिला हुआ फेस, कहीं भी होती हैं तो खिला हुआ, गुस्सा गुस्सा कुछ होता है कभी उनके, नहीं। मैंने बोला ना प्रेम की देवी, मैंने उनका नाम ही प्रेम की देवी दिया है। अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो इतना प्रेम जिसके अंदर भरा होता है, जितना प्यार जो दुनिया को देना चाहता है, वो खुद अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी रहता है। ये किसने कहा आपको? बहुत सी जगह देखने मिलता है ऐसा, समझने मिलता है ऐसा। जो देखा जाता है वो तो सही नहीं होता। आप कभी देखिए, रेखा जी बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी गम होगा, वरना आदमी का चेहरा बोल जाता है। मैं तो उनको सालों से नहीं मिली हूँ, पर आप जो उनको देखती हूँ, कभी स्क्रीन पे देखती हूँ, तो मैं नहीं समझती वो कभी अकेली हो सकती है। अकेले तो वो कभी जो नहीं इतना लविंग आदमी होता है वो कभी अकेला नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। जो इंसान, कभी देखो किसी को, कभी कोई थोड़ा गुस्से में देखा हो, कभी रेखा जी को देखा, थोड़ा सा भी शिकन मुंह पे हो। अभी रिसेंट के ही शो में आई थी वो, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी देखो खूबसूरत लग रही थी। हर शो में देखो उनको आप, वो कपिल के शो में गई थी। लेकिन इतनी बातें लोग बोलते हैं उनके बारे में, हालांकि र्यूमर्स होती हैं, समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि या तो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप किसी ने र्यूमर नहीं दिया होगा कि रेखा जी को गुस्सा आता है। मुझे नहीं लगता किसी ने कभी बोला हो। नहीं, गुस्सा नहीं कि ये दुखी हैं या फिर दुखी भी नहीं है, वो है भी नहीं है, क्योंकि लगता ही नहीं है उनको देख के, वो है भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान इतना प्यार का भरा होता है वो दुखी कैसे हो सकता है? मेरे पास ये बात बहुत पहले मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा जब कोई ऐसा मिलेगा ना जो रेखा जी को बहुत करीब से जानता हो, तो मैं ये सवाल उससे करूँगा कि कैसे हो सकता है कि रेखा जी दुखी होंगे? जिसके पास इतना प्रेम है वो दुखी हो ही नहीं सकता। वो दुखी किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। तो दुनिया को खुश करने वालों में से वो खुद भी बड़ी खुश रहती है, ऐसा नहीं है उनके जीवन में कोई दुख है। मैं कभी नहीं और मेरे ख्याल से बाय हार्ट वो किसी को देख भी नहीं सकती होंगी कि कोई दुखी है। हाँ, ये भी उनका है, क्योंकि वो खुद प्रेम की देवी है, तो कैसे देखेगी? दूसरा कोई दुख होगा तो उसको तकलीफ होती है। तो वो हो सकता है वो शायद अगर कर पाए तो दूर भी कर दें, वैसी नेचर की है। मैम, और ऐसे आर्टिस्ट जो हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा जैसे रेखा जी के साथ, जिनके साथ आपको देखने मिला, सीखने मिला, जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हुई? दूसरा मैंने सीखा देवानंद जी से, देव साहब से। देव साहब में इतनी एनर्जी जो मैंने आज तक किसी में शायद ही रेयर कहीं देखी होगी। मतलब वो आदमी लिफ्ट यूज़ नहीं करता था। मैं साल में मेरा हाँ, ये बात तो मेरे को साल में मैं एक बार उनको मिलती थी, सिर्फ इसी रीज़न से कि मुझे एनर्जी लेनी है। वो पूरी मंजिलें चढ़ के जाते थे। हाँ, मैंने उनके साथ उस टाइम मुझे उन्होंने लिया, पर 100 करोड़ में मैंने एक गाना किया था उनके साथ, उनकी पिक्चर में। बहुत प्यार करते थे मुझे, सोनी एक लिफ्ट कम ऑन, सीढ़ियों पकड़ पकड़ के ऐसे ले जाते थे। इतनी एनर्जी थी उनमें कि मेरे को उनको देख के मेरे में एनर्जी आ जाती थी। तो मैं एक था कि मुझे कैसे भी साल में मैं एक बार या 2 बार उनको मिलती थी, चाय पे जाऊं, कॉफ़ी पे जाऊं, फ़ोन करके कि नहीं मुझे मिलना है आपसे, आ जाओ। और ये एक उनको देखा मैंने। वैसे तो देखो दुनिया में मुझे तो कोई ऐसा इंसान नहीं टकरा जिसको मैं कहूँ कि कोई बुरा हो। सब अच्छे हैं, सबकी क्वालिटी अपनी अपनी है, सबकी अच्छाई अपनी अपनी है,
सबकी बुराई अपनी अपनी है, सबकी ज़िंदगी अपनी सबकी ज़िंदगियाँ अपनी अपनी हैं। हमने वो दौर देखा है कि आप हम चंगे जग चंगा। हम चंगे जग चंगे। तो मुझे कोई ऐसा बुरा दिखा नहीं है, और मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती कि मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से स्पेशली नॉट, कभी नहीं हुआ है। अच्छा ही अच्छा हुआ है। सिर्फ एक ही बुरा जो इंडस्ट्री में नहीं था, जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था 92 में। अब लोग बोलते थे वो नज़र लग गई है, राम लखन के बाद इतने सारे अवार्ड्स मिले थे। वही तो सबसे बड़ी एक अचंभे वाली बात है कि राम लखन एक ऐसी मूवी थी जिसमें आपका एक इतना आइकॉनिक कैरेक्टर था, जिसको लोग मतलब बहुत हिंदुस्तान में बहुत से लोग होंगे जो शायद उस चेहरे से आपको पहचानते होंगे, राम लखन राम वो लखन। आप पूछिए मुझे मिली कैसे, हाँ, कि राम लखन कैसे मिली। राम लखन कैसे मिली? क्योंकि मेरी पिक्चर कलयुग की रामायण पहले आई। क्लर्क तो 5 साल लगे थे बनने में, कलयुग की रामायण पहले आ गई थी और फ्लॉप हो गई थी। तो उन दिनों मैं दिल्ली चली गई थी। दिल्ली गई तो मुझे एक फ़ोन आता है स्नेहा आर्ट से कि आपको ऑफिस में बुलाया है। ओके। स्नेहा आर्ट्स कौन है पता नहीं। एनीवे मैंने कहा मैं हफ्ते बाद आऊँगी, मैं दिल्ली में हूँ। तो मेरे तब लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, तो मैंने कहा मैं एक हफ़्ते बाद आऊँगी। तो एग्जैक्टली एक हफ़्ते बाद आई बॉम्बे में, और मेरी सिस्टर थी मेरे साथ। तो हम लोग बांद्रा में ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पहुँचे। तो आधा घंटा मैं बाहर बैठी, मैंने कहा कौन है जिसने बुलाया है हमें, और आधा घंटा बाहर बिठा दिया, बैठे रहे। फाइनली जब बुलाया तो दरवाज़ा खोला, सामने सुभाष गई। ये तो सुभाष गई है। तो एक ही, सुभाष जी आई वांट टू वर्क विद यू सर। सुभाष जी मुझे आपके साथ काम करना है। सुभाष जी मैंने तुहाडे नाल काम करना है। सुभाष जी मेरे को आपके साथ काम। एक कुड़िए बैठ जा बैठ जा। ओके। तो मुझे पता ही नहीं कि मैं आधा घंटा बैठी थी बाहर, कि मैं स्नेहा आर्ट्स उनके भाई का था, मुझे नहीं पता था। तो मिली उनके भी सुभाष जी से मिल रही हूँ, मुझे यही नहीं पता था। सुभाष जी का मुक्ता आर्ट। हाँ, पर यही नहीं पता था कि मुझे सुभाष जी से मिल रही हूँ मैं। मिलने के बाद बैठे 10-15 मिनट कुछ लिख के दिया एड्रेस, ये 5 दिन बाद आप फ़ोन करना मुझे और मेरे घर आना। मैंने फट से ले लिया। बट सुभाष जी आई वांट टू वर्क विद यू। सुभाष एक ही डायलॉग बोलती है, मेरा ख्याल इतनी बार बोला होगा कि वो बेचारे, ये इतना डायलॉग तो किसी ने नहीं बोला होगा, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, लूप में। हाँ कंटिन्यू। कि मैं पजल हो गई कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। और उस टाइम तो सुभाष जी सुभाष गए। तो 5 दिन का अभी वेट नहीं हो रहा है। 5 दिन कैसे ख़त्म हुए? 5 दिन में तलबली मच रही है। 5 दिन ही ख़त्म नहीं हो रहे यार। 5 दिन 1 घंटा नहीं, 5 साल जैसा लग रहा था। हाँ 5 साल से भी ज़्यादा लग रहे थे। और 5वां दिन जब ख़त्म हुआ, मैं जाके आधा पौना घंटा पहले ही बिल्डिंग में खड़ी रही। अभी ये टाइम से पहुंचना है ऊपर, झट से कब हुए तो नीचे बिल्डिंग में खड़ी हो गई। शार्प जाके वो क्या टाइम दिया था उन्होंने, 11 बजे का था, कुछ 12 बजे ऐसे ही कुछ टाइम था। तो मैं वो टाइम की वेट करते हुए उसी टाइम जाके बेल मारी, मैं आ गई। सुभाष जी बोलते बोलना नहीं मुझे पता है तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो, मैं जानता हूँ, बैठो। बिठाया, बड़ा तो मैं बड़े उससे बड़ी फेस पे स्माइलिंग कि ये कर दे। बस उसके बाद फिर उन्होंने सिलसिला शुरू हुआ और मेरे 2 दांत ठीक करवाए, मुझे लेंस के लिए ले गए। मेरे वो जग से कुछ कपड़ों का साइज़ वाइज दे दिया। उसके कुछ ही हफ्ते में ही शायद सीरॉक हुआ करता था उस टाइम बांद्रा में। सीरॉक में मेरा लुक टेस्ट किया और मुझे विग्स वगैरह कुछ दी। सेम गेटअप। हाँ वही, और गोल्डन ड्रेस में जो था, गोल्डन ड्रेस में था, वो सेम गोल्डन ड्रेस में मेरा पूरा दिन लुक टेस्ट किया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कर करके मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कि ये कर तो रहे हैं ये सब किस लिए। नहीं, लेकिन सुभाष घई जी भी बोले कि हाँ, और ये लुक टेस्ट हो गया। और उसके बाद शाम को जैकी जी आए और अनिल कपूर आए, बोलते हुण तू जा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी।
मैं तो उस जैकी को मिलूंगी, अनिल से मिलूंगी, इनसे बात करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा। बोले ना सीधी घर जा। हम्म। मैंने कहा नहीं, नहीं जाना। हाँ। मेरे को मतलब कि ही यूज टू ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, और सबसे छोटी थी। तो बोलते बुला ना, मैं कहा नहीं, मिल के जाऊँगी। अच्छा चाय तो पीने दो, अच्छा सैंडविच तो खाने दो। तो करके सैंडविच खा खू के इतना मुझे था कि अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ मुझे अपने हाथ से कॉफ़ी दे रहे, मुझे अपने हाथ से वो दे रहे। तो मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर मैं उसके बाद गई तो जैकी, अनिल सब बोलती तो क्या लग रही है। तो खैर ऐसे ही करके काम किया, और कुछ जब पिक्चर हिट विट हो गई काफ़ी, तो उनके घर पे वापस जब पार्टी वार्टी हुई, बुलाया, तो उनके कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि यार वो लड़की को बुलाओ, वो लड़की को बुलाओ। मैं सामने ऐसी बैठी हुई थी। कितनी देर से, मैंने कहा यार आधे घंटे से बैठी हूँ, उसको बुलाओ, विविया को बुलाओ, विविया को बुलाओ, मैं ही तो बैठी, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे ऐसे। तो मैं सिंपल ऐसे गेटअप में, तो मैं ही हूँ, दिख ही नहीं रहा। बोलते यार उसको बुलाओ ना, वो जो राम लखन में थी विविया। तो फाइनली आधे घंटा उन्होंने, खैर उनको वो बोला कि हाँ बुला रहा हूँ, रास्ते पे है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, सामने बिठा के। और फिर बोलते यही है, यही है। बोलते नहीं नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो, ये नहीं हो सकती। ऐसे सिंपल जाना, और वो गेटअप में था। बोलते सुभाष उसको बुलाना यार, ये वो नहीं है। बोलते यही है, ध्यान से देखो इसको। तो ये था उस टाइम। अरे बाबा, ये गड़बड़ था। तो ऐसे करके, और 7 अवार्ड्स मिले थे मुझे। 7 अवार्ड? यस, राम लखन से ऑल अवार्ड्स मैं लेके गई थी, और बहुत अच्छी यादें हैं राम लखन के साथ। आपको एक एक अगर बताने गई तो आपके काफ़ी एपिसोड्स बन जाएंगे। थोड़ा सा तो जानेंगे मैम। काफ़ी अच्छी अच्छी यादें हैं। मेरे 2 अनमोल रतन, आओ। एक है राम तो एक लखन। ये सच में ये रतन थी ये फिल्म। यस यस। और आप बता ही रही थी कि आपकी कुछ बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं उस फिल्म के साथ। इसी से है ये मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। ऊटी में हमारी सुभाष जी का था कि कोई भी जैसे शेड्यूल होता है ना, तो हर शेड्यूल के पास पार्टी होती थी। फर्स्ट शेड्यूल का पार्टी होती हर शेड्यूल में, हर शेड्यूल के बाद? फर्स्ट नहीं, हर शेड्यूल में 15 दिन का शेड्यूल, उसके बाद पार्टी। ओके। तो ऐसे ही ऊटी में था। तो ऊटी में वहाँ फनेल पैलेस में हम बाहर बैठे, तो पार्टी में सब अपना अपना गाना गा रहे थे। तो टेबल्स वैसे सब उठ के पार्टी, बड़े मज़ेदार पार्टियाँ होती थी उस टाइम में। तो सब ने उठ के गाना गाया, जैसे कि अनिल जी ने गाना गाया, रोज़ रोज़ टेलीफोन किया ना करो, सुनीता ने उठाया तो क्या हो, उन्होंने ये गाया। जैकी ने कुछ और गाया, राखी जी ने कुछ बंगाली बंगला गाया। अब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा यार मैं क्या गाऊँ, गाना क्या गाऊँ। तो मैं सबसे छोटी थी। तो इतने में अमरीश जी बोलते हैं, और मेमणी शुरू हो जा। मुझे मेमणी बुलाते थे, मैं उनको लूम्बड़ जी बोलती थी। वो मुझे मेमनी बोलते थे, मैं उनको लूम्बड़ जी। तो स्टेज पे तो चली गई। तो मैंने क्या सबको देखा, तो मैंने क्या, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। मैंने वही गाना गा दिया। तो दोनों बोलते माता जी। मुझे कोई गाना समझ नहीं आया, तो यही सुनते थे, क्योंकि ये मेरे 2 अनमोल रतन इतना बजता था, इतना बजता था। तो मुझे याद ही भी हो रहा है, और मैंने यही गाना स्टेज पे गाया, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन। इट वॉज ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो मुझे वही याद रहा, और मैंने स्टेज पे वही गाया। तो इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी यादें होती थी। सुबह सुबह हम लोग उठते थे, जैसे मुझे पंडरी दादा कभी मेकअप करते थे, तो जैकी, अनिल, डिम्पल जी यूज्ड टू कम एंड सिट एंड दे सिट कि सोनिका को पेंटिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है। तो पंडरी दादा उस टाइम मेकअप मैन थे, और ऐसे मेकअप करते थे। बहुत स्वीट स्वीट मेमोरीज़ है। अनुपम खेर जी, वो तो हम एकजुट से साथ में, मैंने एकजुट भी किया है, मैंने अपना थिएटर भी किया है। तो मैं थिएटर्स में एकजुट में थी, तो अनुपम खेर जी थे, किरण खेर ठाकुर सिंह जी थी, नादर बब्बर जी का बाजी का, उनको बाजी बोलते हैं।
तो काफ़ी कुछ किया है ज़िंदगी में, लेकिन परमात्मा ने, वाहे गुरु ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर कि मैं एक अच्छी उसमें अच्छा कर पाई और अच्छा टाइम देख पाई जो आज नहीं है, जो इंडस्ट्री का टाइम मैंने देखा है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ। एक बिल्कुल ट्रू सवाल, इसका मैं बिल्कुल ट्रू जवाब एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पोटेंशियल सोनिका गिल में है, क्या इंडस्ट्री उसको उतना रिकॉग्नाइज कर पाई? लोग कहते हैं ये बात, आप कहीं मुझे भी लग रही है हाँ, गलत नहीं है। पर राम लखन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया 92 में, जब दिव्या भारती भी 92 आर्टिस्टों के लिए बड़ा ख़राब था। उसमें काफ़ी आर्टिस्टों का हुआ था, आप देखें तो। दिव्या भारती गई थी, अमजद खान जी का एक्सीडेंट हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, इस लेग के बिकम 2 पीसेस। मैं 2.5 साल बेड पे थी। वो 2.5 साल में मेरे जो डांसिंग सॉन्ग्स थे वो कट गए, क्योंकि मैं डांस नहीं कर पा रही थी। जैसे जीना मरना तेरे संग संजय दत्त हीरो था, मैं और रवीना टंडन, साउथ की फिल्म थी, उसमें जैसे डांसिंग सॉन्ग्स कट गए, बिकॉज मैं कर ही नहीं पाऊँगी। 2.5 साल उस पे थी। तो तिरंगा वॉज ऑन अ फ्लोर, घर की इज्जत मूवी थी कल्पतरू की, वो मैंने बैठे बैठे शॉट्स किए। जो गाना मैं करने वाली थी वो उस टाइम फिर वो ममता कुलकर्णी ने किया, जो मुझे बिठाया गया, खाली मैं बैठी हुई हूँ उसमें, क्योंकि मैं क्रचेस पे थी। कौन से गाने की बात करें? तिरंगा में गाना था। तिरंगा फिल्म आपने राजकुमार नाना पाटेकर की, वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर वाला गाना, हाँ, कुछ ओके, गाना, राइट। क्योंकि उसमें मैं खुद भी हाँ वो करने वाली थी, पर मैं एक्सीडेंट में तो मैं बैठी हुई दिखाई हूँ उसमें खाली बैठी हुई हूँ। पूछना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट मतलब क्या हुआ था ऐसा? मैं शूटिंग पे जा रही थी खंडाला, तो घर से जैसे संडे का दिन था 26 जनवरी, तो मैं नॉर्मली अपने स्टाफ को बोलती हूँ लंच मेरी तरफ से आ जाओ। बोलते मैडम कहाँ पहुँचना है? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में? तो गुरुद्वारे में ले जाती थी सबको, और लंगर सेवा। लंगर सेवा। मेरी मम्मा ने ये हमेशा हमें संडे को हर बार बचपन से आदत डाली थी गुरुद्वारे जाना है। तो पूरे स्टाफ को ले जाती थी, लंच मेरी तरफ से, बड़े उसमें आते थे, आ जाओ गुरुद्वारे में लंगर खाएंगे, और बड़ी खुशी से खाते थे और बड़ा मजा आता था। मना भी नहीं कर सकते। ये अजय देवगन जी के हाथ से मैंने खाया है, उन्होंने भी अपने उसमें बड़ी सेवा की है, उनके हाथ से मैंने लंगर सेवा भी खाई है। चार बंगला गुरुद्वारे में वो भी बड़ी सेवा करते थे। तो उस दिन मैं निकली, तो घर से अरे बाप रे लेट हो गया, जाना है खंडाला, शूट पे थी। तो चाय नहीं साथ में ले लो, थर्मस में डाल दो, साथ में ही चलेंगे। तो मेरी एक पीछे एनी करके कार होती थी उस ज़माने में, वो थी एक, मैंने नई गाड़ी थी मेरे पास, और मैं मारुति में निकली, और जैसे ही ये क्रॉस किया आपका खंडाला, ये ब्रिज आता है ना, पनवेल का ब्रिज शायद, क्रॉस किया तो ट्रक ने मुझे आगे से हिट किया। मुझे तो पुलिस ने बताया कि मुझे किसने हिट किया, मुझे पता भी नहीं था मुझे मारा किसने। तो फ्रंट हाँ, और मारुति कार, उसमें लोग देख के बोलते थे इसमें मरे कितने हैं, और कोई बोलता था कि नहीं तीनों बच गए हैं। मेरी कज़न पीछे बैठी थी जिसने मुझे चाय डाल के दी, और मैं पीते हुए जा रही थी। ये लेग जो थी ये ऊपर थी, ये सामने थी, डैशबोर्ड और इसमें जाके दोनों में अटक के 2 पीस हो गए थे। तो वो 2.5 साल जो मेरी लाइफ का था, जो मुझे इतना अच्छा मैं कर रही थी और मुझे ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा। वो एक लाइफ का बैकड्रॉप समझ लीजिए। कब की बात है मैम? 92, 26 जनवरी, 26 जनवरी। मैं आज तक नहीं भूली हूँ कभी 26 जनवरी को। मैं 26 जनवरी को कभी घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, आज भी। उसके बाद डिप्रेशन आया? 2.5 साल था काफ़ी। फिर कैसे मोटिवेट किया अपने आप को? 2.5 साल जो वो बिताए बहुत ही भयानक थे। उसके बाद एक और बड़ा भयानक हादसा मेरे साथ हुआ था, जो मैं शायद, मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। मेरे माई ब्रदर, मेरा छोटा भाई था, उसको मेरी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड ने गोली मार दी थी।
तो वो एक इतना बड़ा हादसा था। उस टाइम मैं एक स्टिक पे चल रही थी, तो ये साल मेरे लिए बड़े भयंकर थे। सगे भाई को, आज वो दुनिया में छोटी बहन छोटी बहन के बॉयफ्रेंड है। वो ना बुलाने वाला, और वो भी उसको भी हीरोइन बनवाया, क्योंकि मैं स्टिक पे आई ना, तो मुझे लगा कि मैं अपनी छोटी बहन पे थोड़ा वर्कआउट करती हूँ। उसको मैंने जैकी जी के साथ रिटर्न ऑफ ज्वेल थी, उसकी वो हीरोइन थी, मेरी छोटी बहन। और उसमें देव साहब, धर्म जी। उसके बाद उसको कितनी 3-4 बड़ी बड़ी फिल्में थी जो करवाई, पर वो जैसे ही मुहूर्त हुआ वो काफ़ी लाइमलाइट में आ चुकी थी। ईशाना करके उसका नाम बड़ा फेमस हुआ। टीपी अग्रवाल जी की पहली फिल्म उन्होंने मेरे से ही बनाई थी, प्रेम जाल, जो दिल्ली में शूट की थी। सेकंड उन्होंने इसको शूट पे देखा था, तो मुझे बोले इसको थोड़ी पतली कर दे, इसको मैं हीरोइन लूँगा। तो मैंने अपना वो काफ़ी टाइम अपनी छोटी बहन पे लगाया था कि उसको पतला भी कर दिया, और उन्होंने अपना वादा निभाया और उसको हीरोइन लॉन्च भी कर दिया था। सी प्रिंसेस में बड़े अच्छे धूम धमाक से मुहूर्त हुआ था। पर शायद भाग्य की कुछ बात है, हो सकता है आज मैं ये सब कह भी रही हूँ तो शायद मेरी छोटी बहन को अच्छा भी ना लगे सुनने के बाद, बट सच्चाई है। मैं सच्चाई से कभी भागती नहीं, जो हकीकत है कि जो सच है मैं उस पर बिलीव करती हूँ। तो वो चली गई, उसने अपना कैरियर भी ख़राब कर दिया। और उस टाइम मेरा एक ही छोटा भाई मेरे से छोटा था, 1.5 साल। हार्ट से 1/2 इंच की दूरी पे उसको गोली लगी थी। क्यों हुआ था ये सब? लेने गया बस खाली उसको कि घर में आ जाओ, तेरा इतना अच्छा कैरियर है तो इसको छोड़ो नहीं। हर भाई जो चाहता है, उसको मना भी किया था, लेकिन रात को उसके घर लेने चला गया। मैरिड? कौन लड़का? के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? नहीं, मैरिड नहीं था। एयरलाइन में कोई पायलट, को पायलट था। ओके। हाँ, तो उसके घर में रात को ये मेरा भाई 2 बजे गया और उसने बोला मुझे मेरी बहन से मिलना है। तो बोला नहीं मिलना चाहती तुम लोगों से? बोले नहीं, एक बार उससे मिलना, आप मिला दीजिए, वो कहेगी तो मैं चला जाऊंगा। वो भाई पता नहीं किस उसमें था, गया ऊपर, अपने बाप की बंदूक निकाली और सीधा आके मैं कह नहीं पाऊंगी। सॉरी अबाउट दैट मैम। टिशू। ये बहुत सैड पार्ट था मेरी लाइफ में। शायद मेरे से भी ज़्यादा ये सैड था कि जो मुझे एक्सीडेंट में इतना दुख नहीं हुआ था, जो मेरी, क्योंकि मेरा एक ही भाई था और मेरी माँ उससे बहुत अटैच थी। वो चला जाता तो मेरी माँ चली जाती। तो मैं हर डॉक्टर के पैर पकड़ रही थी कि मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। तो बोले सोनिका डोंट वरी, तेरे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर वाज ऑन अ ड्यूटी। उसको कूपर में से हटाना नहीं, उसका ऑपरेशन अच्छा हो गया है, सिर्फ उसकी गोली पीछे चली गई, उसके जहर वहर सब निकाल दिया है। इससे पहले उसको लेके वो लोग 3-4 जगहों पे घूमते रहे। अच्छा। क्योंकि गोली मारी थी ना, तो पुलिस पकड़ लेगी। वो कैसे बचा है मुझे नहीं पता। नो सैड पना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ अभी, ये इससे बाहर निकलते हैं, मैं बाहर निकलते हैं बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप उस जोन में जाओ। हाँ, क्योंकि ये एक दौर जो था ना, नहीं याद करना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत हैपनिंग हूँ, बहुत एकदम हंसी मजाक। आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैंने वो आपका वो पार्ट थोड़ा सा पूछ लिया बस। बट क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है। हाँ, लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता लेडी के साथ क्या क्या हुआ है, कितना ट्रेजेडी और कितनी सारी चीज़ें झेल के कोई इतना इंडस्ट्री में काम करता है। और लोगों को लगता है कि फिल्म लाइन में जितने लोग काम करते हैं उनकी लाइमलाइट में जो दुनिया होती है बड़ी खुशहाल होती है, बड़ी अच्छी होती है, और कई तरह की चीज़ें जो आम ज़िंदगी में लोग फेस करते हैं उन्हें लगता है फिल्म लाइन वाले शायद ऐसा फेस नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। और जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतनी ही बड़ी तकलीफ भी होती है उसके पीछे। ये मैं मैसेज देना चाहूँगी इससे आज की जनरेशन्स को कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं आते। हम लोग इस लाइन में हैं तो हमारा दिख जाता है, जो इस लाइन में नहीं है उनका दिखता नहीं है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि दुखों से डर के, दुखों से भाग के हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की जनरेशन्स का क्या है कि माइंड जो है बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं। जो नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ों से सीखना चाहिए, ना कि उनसे डर के अपने आप को कमज़ोर करना चाहिए। मुझे मेरी तकलीफ़ों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मैं डे बाय डे मजबूत बनी हूँ और मैंने हर चीज़ का ऐसे सामना किया है कि जैसे कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं होता। जैसे मेरे तो ये था, तो उस टाइम सुधा चंद्रन जी थी, जब उनसे मिली मैं तो उन्होंने तो ये खोल के दिखा दिया उन्होंने अपनी टांग का। उनकी तो पता है ना आपको ये नहीं है, उसके बावजूद वो डांस करती हैं, आज भी हैं वो अपनी इस लाइन में। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे बोलते सोनिका ये देख, तू तो ब्लेस्ड है, तेरी तो एकदम सही सलामत, तू तो चल फिर रही है, दौड़ रही है। तो मैंने उनको देख के जो मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ यार, और आप कमाल है यार, शी इज़ टू ग्रेट। कहते हैं ना कि हमारा दुख कम करना है तो दूसरे का दुख झांक लो। दुख देखो, बोलते हैं ना कि किसी ने बहुत पुराना बच्चन साहब की या किसकी फिल्म का था कि भगवान मुझे तूने पैर दिए लेकिन जूते नहीं है पहनने के लिए। वो फिर जाता है तो मंदिर में जाता, तो वहाँ निकला तो देखा किसी के पैर ही नहीं थे। फिर अंदर गया तो भगवान भी ऐसे खड़े, बोलता आपका भी जूता कोई ले गया। तो ये अपनी अपनी समझ है। हर इंसान को मुझे लगता है कि किसी ना किसी चीज़ से सीख के उसको ओवरकम करना चाहिए। हाँ, मजबूत बनना चाहिए, ना कि कमज़ोरी लानी चाहिए। कमजोरी लाना चाहिए। तो आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ, मेरे पास काफ़ी न्यू कमर्स, जैसे उस ज़माने में मुझे जैसे मुनमुन सेन जी हैं और मेरी फेवरेट थी स्मिता पाटिल जी। उनको मैं बहुत प्यार करती थी। मुझे बहुत पसंद थी वो। मैंने उनका काम भी किया है उनसे पहले, उनके साथ, स्मिता जी के साथ मैंने इंट्रोड्यूस होने से पहले आज की आवाज़ में एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा। जिसमें वो पहला मर्डर केस होता है। तो उस टाइम वो अपना स्मिता पाटिल जी, मैं छोटी थी तो मुझे ठंड लग रही, तो उन्होंने अपना शॉल तक मुझे उड़ाया। वो भी बहुत प्यारी थी कि ये बच्ची है, छोटी सी है और कांप रही, तो मैं नहीं थी तो मुझे शॉल तक दिया। जब वो दुनिया से गई है ना, तो मैं उनकी पायल देखती रही। जब वो उनको किया, लेके गया, मैं रोती रही, मैं इतना रोई थी जब वो दुनिया से गई थी। तो मैं काफ़ी यानी ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ भी काम किया है, पर ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी है। माना भी नहीं। हाइट देखी तो बहुत अच्छी देखी, डाउन देखा तो बहुत अच्छा देखा, दोनों ही हाइट्स पे देखे, लेकिन घबराए कभी नहीं है। जो मेरा सवाल था मैं फिर से दोहराऊंगा कि मेरे को आपसे बात करके ही लग रहा है कि आपका पोटेंशियल क्या होगा और क्या है, और वो रिकॉग्नाइज आपको इंडस्ट्री ने नहीं किया। वही मैंने बोला ना, मैं 2.5 साल तो बेड पे चली गई, तो मेरा उसके कैरियर बाद हुआ। उस पीरियड के दौरान कभी ऐसा लगा फिर ये दूसरा जो हादसा हुआ, मैं इंडिया छोड़ के चली गई। अच्छा। क्योंकि जो दूसरा हादसा था, मुझे उस टाइम प्रेस ने मेरा जीना ही आराम कर दिया था। मेरे घर के बाहर गोली लग गई सोनिका की। कितने साल आप दूर रही इंडस्ट्री से? 7 साल। फिर मैं यहाँ से बाहर गई थी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं 7 साल चली जाऊँगी यार। अच्छा। मैं गई थी थोड़े टाइम के लिए कि ये जो प्रेस शांत हो जाए। हाँ, शांत हो जाए ना, क्योंकि वरना हर दरवाजे के बाहर की गोली लगी, क्या हुआ भाई, बचा कि नहीं बचा, क्या हुआ, इतना उस टाइम बहुत लाइमलाइट में आ गया था। गई तो थी मैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं मैं 7 साल कैसे रह के आ गई। यूएई में थी। यूएई में? हाँ, दुबई। 7 साल मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की है, अल नासर लेज़रलैंड में, और वो मेरा काम नहीं था, लेकिन वहाँ काम किया है। तो बोलते हैं ना कि अगर आपने कोई भी काम आपको आता नहीं है, आता तो नहीं था पर दिल से किया, तो वहाँ भी कामयाबी पाई। कोई छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं 7 साल, किसी ने मुझे कहा कि मैं 7 साल के बाद ही क्यों आई। हाँ। तो एक बुज़ुर्ग थे, कोई ऐसे देख के फेस रीडिंग थे,
तो बोलते बेटा आप चेक करो अपना पासपोर्ट, आप 7 साल 7 महीने 7 दिन के बाद लौटिए। अगर ये 7.5 ही थी तो मेरे साथ तो कोई परमात्मा की कृपा से ऐसा नहीं है, पर मुझे टचवुड मैं अच्छा खाई पी हूँ, अच्छा रह के आई हूँ। तो उसमें लाइक मेरा ये जो बैकड्रॉप आया, मैंने बहुत सारी फिल्में साइन की थी उस टाइम, बहुत सारी फिल्में बड़ी बड़ी थी। जब इंडस्ट्री से आप दूर थी, आप नो डाउट इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, कभी उस समय भी जब आप लॉन्च हुई, आप फेस दिखने लगी, जब आप लाइमलाइट में आई राम लखन के बाद खास तौर पे, तो कभी ऐसा हुआ कि उस बिटवीन उस समय के दौरान में किसी और ने उस जगह का? हाँ हाँ हाँ, बड़ी ऐसा होता था भाई। हम ऐसा नहीं है, मेरे टाइम में किमी वॉज माई गुड फ्रेंड, किमी काटकर, मंदाकिनी, मैं और फरा। खुल के बताइएगा। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। सौरभ बिल्डिंग करके थी 7 बंगला में। फरा को लॉन्च किया यश जी ने, हाँ। मंदाकिनी को लॉन्च किया राज कपूर जी ने, और मुझे किया था मनोज कुमार जी ने। तो तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मेरी और फरा की अच्छी दोस्ती थी, फरानाज। पर मंदाकिनी का कुछ था मेरे से बड़ा क्रश। मतलब आई डोंट नो क्या था उस टाइम उनको, कि एक फिल्म थी नाग नागिन, उसमें मैं चिंपू की वाइफ का रोल कर रही थी, वो नागिन का रोल कर रही थी। राजीव कपूर और मंदाकिनी और मैं। मेरी 5 दिन शूटिंग के बाद मुझे फिल्म से निकाल दिया। अच्छा। वोरा साहब थे, वोरा जी करके। मैं सेट पे बड़ा रोने लग गई कि मैंने काम अच्छा नहीं किया, या मैंने कुछ, ये क्यों ऐसा। तो वोरा जी आए, बोलते बेटा बिल्कुल मन में नहीं लेना कि तू अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, तू अच्छी डांसर नहीं है, तेरे में सब क्वालिटी है, पर मैं कहीं मजबूर हूँ। मुझे फिल्म से क्यों निकाल रहे। तो अब बोल नहीं सकते, पर पता नहीं निकाल दिया। उसमें मंदाकिनी थी, चिंपू था। मुझे निकलवा के विजेता पंडित को करवाया। रोते रोते घर में आई, बड़ा दुख हुआ कि यार फिल्म से निकाल दिया यार, ऐसे कैसे, एक मेरे में खराबी क्या है। पर ऊपर वाला है ना, वो बहुत बड़ा है। उसके बीच में मुझे, मेरे सामने एक मूवी आई जो मुझे मेन लीड नागिन का रोल आया। सुमित सहगल मेरा हीरो था, मैं उसमें मेन नागिन का रोल किया, और पिक्चर बनी। 3 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, निगाहें, नाग नागिन, तू नागिन में सपेरा। और उस टाइम का आप रिजल्ट उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा फिल्म मेरी चली थी। मेरा उस दिन मन शांत हुआ कि मुझे इस फिल्म से तो निकाल दिया था, पर उसके सामने मेरी तू नागिन में सपेरा चली, जो श्री देवी जी ने मुझे बुके भी भेजा था। मेरी फिल्म सुपर हिट हुई थी। तो ये ऊपर वाले का गुड आंसर था। तो श्योर थी कि ये कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हुई? हाँ, वो हुई ना, क्योंकि मुझे 5 दिन काम करने के बाद क्यों निकाला। क्लेरिफिकेशन कभी आपके सामने आया कि क्यों, मतलब जेलिसी थी तो ये क्या था, क्यों किया? देखो, जेलसी का कोई कारण होता है? नहीं, कारण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो रीजंस होते हैं। कभी हमें ये इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है, कि हमारी कोई दोस्ती भी नहीं थी कि जिससे हमें पता चले कि हमारी कुछ झगड़ा हो गया तो चलो भी हमें नहीं करना है काम साथ में। वो भी नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, फिर क्यों। पर शायद पता नहीं तो उनको इनसिक्योरिटी होगी कि ये थोड़ी वो नहीं हो जाए। और उस टाइम टचवुड फुल स्क्रीन पे मेरा शी इज़ लाइक दिस एस बनता है। आई वॉज द बेस्ट फिगर का, मुझे फुल स्क्रीन, उस टाइम स्क्रीन निकला करता था। सब नागने लड़ गई आपस में। और एग्जैक्टली मुझे राम लखन में भी सुभाष जी ने हमेशा क्यों ऐसे वो दिए, बोलते कि क्योंकि ये इतनी पतली, कहीं से भी फालतू ऐसा नहीं है, और एस बनता है इसके फिगर से, जो कि एस बहुत रेयर होता है। तो ये मेरा बेस्ट होना सबकी शायद इनसिक्योरिटी थी। तो काफ़ी ऐसे होते थे कि नहीं, कि
सोनिका है तो सामने है तो फिर थोड़ा उनको हेजिटेट, या तो निकलवाने की कोशिश करेंगे या तो फिर एक बार, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, कोई हीरो ने ही बोला था, पता चले वो डायरेक्टर ने उनको निकाल दिया और मुझे तो नहीं निकाला। ऐसा भी हुआ है। कौन थे? तो ऐसा नहीं है ये आजकल ही होता है, ये तो हर दौर में होता आया होगा, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में भी होता होगा, लेकिन हर कोई अच्छा करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से बड़ा होना चाहता है। तो बट नेचुरली ये चीज़ें तो आपको वो देती है, क्या बोलते हैं कि आप उससे कुछ ये होते हैं कि अच्छा सामने आएगी नहीं तो आप उसमें कैसे आओगे फिर। अच्छा ही अच्छा आता जाएगा तो आप जोश में कैसे आओगे? जोश में कैसे आओगे? आपका जोश आएगा कहाँ से? कहाँ से? ये निकाल दो आप लाइफ से, तो जोश कैसे आएगा? हाँ मुझे ये करना है, मैं तो ये करके रहूँगी। अब वो है ही नहीं सामने कोई लड़ने वाला, तो जोश कहाँ से आएगा? तो मुझे लगता है ये आनी भी चाहिए, ये चीज़ें आएंगी तो आप एक जोश में आते हो और बोलते हो ये देखो मैंने कर लिया और मैं ये करूँगा या मैं करूँगी। तो ये ज़रूरी भी है। हर देखिए ना, बोलते हैं कि अच्छाई बुराई साथ में है, दिन रात साथ में है, लड़का लड़की साथ में है, हस्बैंड वाइफ साथ में है, बहन भाई, 2 चीज़ें हैं दुनिया में। तो हम ऐसे कैसे कर दें कि नहीं, इस चीज़ को अगर निकाल देंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा। तो मज़े के लिए ये होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये ही तो तराजू के 2 बैलेंस करने वाले वो हैं कि अगर एक है तो दूसरा, हाँ, बैलेंस करने के लिए ये चीज़ ना हो तो आप करोगे कैसे फिर? ज़िंदगी से लेकर मौत तक यही चलता है। एक बार ज़िंदगी आती है और एक बार मौत आती है। और मुझे लगता है कि परमात्मा जो है ना, हर किसी को 3 चांस ज़रूर देता है, वो चाहे इंडस्ट्रीज में है या इंडस्ट्री के बाहर है। एक तो बचपन में देता है, अगर उसने संभाल लिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी वारे न्यारे है। वो खो दिया उसने तो जवानी में मिलता है। जवानी में आप ऐसे होते हो कि आपको दिखता ही नहीं है यार, हवा में ही उड़ते हैं सब। मैं भी उड़ी हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, जवानी होती है ऐसी, सबसे बेस्ट जवानी होती है, तो उसमें लोगों का उड़ना वो है। और जवानी में संभाल लिया तो बुढ़ापा अच्छा हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। पर वो भी खो दिया तो फिर बुढ़ापे में भी मिलता है। एग्जाम्पल नीना जी को देख लो। सही बात है। नीना गुप्ता जी आज छाई हुई हैं, तो ये 3rd फिर परमात्मा ने चांस दिया। आपको लेना आना चाहिए। ये तो जिंदगी के ये चांसेस जो हैं वेव की तरह चलते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर देता है परमात्मा, हर किसी को देता है, लेकिन हम कभी क्या है कुछ चीज़ों में फंस के उसको इग्नोर करते हैं या ईगो में आ जाते हैं या छोड़ देते हैं। पर आप लेने योग्य होने चाहिए, तो आप लेना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ परमात्मा आपका साथ नहीं देता। इंडस्ट्री में जैसे सबके कॉम्पिटिटर होते हैं, आपके वक्त में आपके तगड़े कॉम्पिटिटर कौन थे? बहुत थे, सब थे कॉम्पिटिटर। मेरे सामने जो लोग आपसे कहते थे? सोनम, किमी, फरा, मंदाकिनी, ये सब एकदम थी सामने उस ज़माने में। और राइवलरी? वर्षा उसगांवकर। और कोई राइवलरी? और कोई राइवलरी? ऐसे ये सब थी बस। और तो मुझे याद नहीं आ रहा, आपको है तो बता दीजिए। मुझे तो आपका काम, आपका फेस वो याद रहता है। अभी तो मैं सिर्फ आपसे मिला हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं दिन भर बात करके सब कुछ पूछूं कि मैम ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, क्योंकि उसके लिए तो आपको 4-5 एपिसोड बनाने मुझे मालूम है। क्योंकि अगर आप मेरा बचपना लेते हो तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, अलग अलग। सवाल तो मेरे अंदर ऐसे चल रहे, पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे वही पूछना है जो बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके बारे में बात करूं। आपके सबसे फेवरेट को स्टार कौन थे? धर्म जी, पाजी नहीं, धर्म जी, गोविंदा, नो डाउट। धर्म जी की कोई सबसे खास बात जो आपको सबसे खास लगी? अरे जितने हैंडसम धर्म जी थे ना, ये तो, अरे लड़कियां बोलती थी कि जो धर्म जी के पास नहीं है वो अनलक्की है। धर्म जी जितनी पर्सनालिटी और जितनी अच्छी लाइफ धर्म जी ने देखी है ना, रेयर ही कोई। यहाँ मेरे एक सेकंड मुझे अच्छे लगते थे विनोद खन्ना ही ऑल्सो बहुत हैंडसम। उस टाइम वो बोलते थे ना कि हीरोज दिख जाते थे, अरे ये हीरो है, ये हीरो है। आज बोलना पड़ता है ये हीरो है, दिखे ना हमारी पिक्चर के। अच्छा कैसे शर्ट टर्ट उतार के 6 पर, अच्छा हाँ आप हीरो,
ये तो उस टाइम बोलना नहीं पड़ता, बोला नहीं पड़ता था, दिख जाते थे दूर। 100 में अलग दिखते थे। हाँ, पर दौर अपना अपना सब अच्छे ही है। मुझे लगता है कि किसी को हम बुरा क्यों कहें, दौर जैसा है मुझे लगता है उसमें वैसे ही खपना भी चाहिए। आपने नाम लिया गोविंदा जी का, कितना काम किया आपने गोविंदा जी से? मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। हम्म, गोविंदा और मैं एक ही ऑफिस में पहुंचते थे, न्यू कमर्स थे हम। हम्म, एक मुझे याद है कि बीआर में हम लोग गए तो मुझे बोला गया कि एक ऐड है जिसमें मुझे दिखाया कि गोविंदा जी और मैं करने वाले हैं। हम्म, तो मैं और गोविंदा दोनों, सुमित, मैं, गोविंदा, तीनों एक ही साथ ऐसे ऑफिसों में जाते थे। हम न्यू कमर्स थे। हम्म, तो दूसरे दिन गई तो मयूर आ गया, अच्छा, और रवि चोपड़ा जी डायरेक्टर थे उसके। बीआर फिल्म्स की ऐड थी। रूना लैला जी का कोई गाना गाया हुआ था जो हमने फिल्म सिटी में शूट किया था। तो दूसरे दिन पता चला गोविंदा नहीं है, मयूर आ गया। तो मैंने कहा अरे कल तो वो थे ना, तो बोले नहीं उनका नहीं हुआ मैडम, इनका हो गया। तो ऐसे भी हुआ। फिर मैंने कौन करे कुर्बानी गोविंदा जी के साथ, हलाल की कमाई, मैं, गोविंदा और फरा थे साथ में। तो 2 मूवीज़ मैंने उनके साथ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो टाइम जो गोविंदा जी का था बहुत स्टार्टिंग फेस वाला टाइम था। उसके बाद 90s का जो एरा आया गोविंदा जी का, जिसमें उन्होंने धमाल मचा के रख दिया। शाहरुख खान अरे वो तो देखते ही नहीं, तो ज़बरदस्त टाइम था गोविंदा जी का। ऐसा टाइम मतलब कि पूछो ही नहीं, गोविंदा गोविंदा क्योंकि गोविंदा सारी इंडस्ट्री एक तरफ, सारे एक्टर्स एक तरफ और गोविंदा एक तरफ। एक तरफ। इल्ज़ाम फिल्म से आए थे ना उसी वक्त, प्रहलाद जी ने दिया था उस टाइम। प्रहलाद जी का जो था, मैंने भी उनके साथ 2 फिल्में की थी प्रहलाद जी के साथ, फर्स्ट लव लेटर एंड भाई भाई। तो गोविंदा जी उस टाइम तो फिर ऐसे पहुँचे, ऐसे, फिर तो मुड़ के उन्होंने पीछे देखा ही नहीं मेरे ख्याल। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं तो उनका मतलब, मैं तो क्या बोलूँ, मैंने एक बार ही इनसे बात की, मैं तो उनको बोलता हूँ सर मैं आपका भक्त बोल रहा हूँ। बहुत प्यारे इंसान है। मैं तो उनको ये कहता हूँ मैं आपका भक्त बोल रहा हूँ। और जब सुनता हूँ सारी चीज़ें, और आज इंडस्ट्री में जो वो नहीं काम करते हैं या दूर है इंडस्ट्री से, ये आजकल पे ये जो, जाइए ही हाँ, नहीं मैं आप। चाहता हूँ कि इस नहीं, बात, क्योंकि पता है क्या, मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, हाँ, हाँ, इतना ज़्यादा हो गया है कि सच्चाई कोई छापता ही नहीं है। सच्चाई को छापता नहीं। तो मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि आप इतने करीब रही हैं, इतना काम किया, उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को आप, वो गलतफहमी अगर है तो उसे दूर कीजिए कि अगर वो नहीं कर रहे हैं या काम नहीं करना चाहते तो क्या बात है, और वो क्यों लोगों को ये बातें नहीं करना चाहिए, और क्या गलत बात है जो लोग बोलते हैं। देखिए वो तो अपने आप फिर वो हो जाएंगे। मैं इतना जानती हूँ कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, पर ही इज़ अ वेरी लविंग गाय, ही इज़ वेरी स्वीट पर्सन। और नेचर इतनी अच्छी है गोविंदा जी की, चीची की। एंड अब उनकी कोई पर्सनल चीज़ें होंगी जो हम नहीं जानते। हाँ, तो अब वो तो हमें भी नहीं पता है। हो सकता है कि कभी कभी, जैसे देखिए कि मेरी कभी कुछ हो जाता है कि हम चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। कोई ऐसी हमारे सामने भी पिक्चर आई, मैंने करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई यार। कोई ना कोई मजबूरियाँ होती हैं। अब वो तो हमें नहीं पता ना, तो कोई कारण होगा उनका भी, कोई रीज़न होगा जो वो ही जानते हैं। जो लोग मतलब गोविंदा जैसे एक्टर के लिए बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा था। कितनी सही है वो बात? नहीं नहीं, वो लेट ज़रूर पहुंचते थे, लेट वो मैटर माना नहीं जाता करता, था। काम खत्म होने से मैटर करता है। हाँ, नहीं नहीं, वो बट बाकी चीज़ों में मुझे नहीं लगता जो मैंने उनके साथ काम किया भले है वो लेट पहुंचते थे, पर जो काम उन्होंने दिया है करके, अच्छा वो दिया है। टाइम पे पहुंचने वाला आदमी भी नहीं दे सकता है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, अच्छा उन्होंने, मतलब कि ऐसा था कि मुझे पता है कि मैं भी एक टाइम जब इतना ही काम कर रही थी, सुबह 5 बजे घर आती थी, 7 बजे घर से निकलती थी। 15 दिन एक ही मेकअप में काम किया है मैंने भी। फिर बीमार पड़ी, बेड पे पड़ी, फिर वापस से ऊपर। जोश इतना होता था कि नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर उस टाइम अर्जुन जी पूछना है कि तू चल के बता, घोड़े से गिर गई। घोड़े के सीन देते देते, मूवी थी एक बिजली और तूफान करके, डुकैत का रोल कर रही थी। तो उसके बाद गिरी उससे बुरे तरीके से, बट जोश इतना था कि नहीं, कुछ लगा ही नहीं जैसे। तो बोलते नहीं तू चल के बता मुझे कि तू चल पा रही है। बोलते नहीं, तू मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, 20 दिन खाली घर बैठ जा। मैं कहा नहीं बैठना। बैठ ही नहीं पाती थी, बैठने की आदत नहीं थी। उसमें भी मैं चल के बता रही, देखो देखो मैं अच्छे से चल रही हूँ, देखो मैं अच्छी चल रही, आप देख रहे हो ना मुझे, मैं अच्छे, मैं करूँगी, कल से शूटिंग करूँगी। बोलते नहीं नहीं, 20 दिन, डॉक्टर ने बोला आराम करो। ऐसा जोश था, ये काम करने की वो रहती थी कि नहीं हमें काम करना है। इस तरह की जीवन हमने मतलब कि जिया है, और थैंक गॉड। तो वो इंसान
की वजह से रात को मैं जो सुबह तो कर ही रही थी, गोविंदा के पास डेट्स नहीं होती थी, वो रात को देता, तो 2 बजे हम लोग गाना करते थे चांदी वाली स्टूडियो में, झाला आला बड़ा मज़ा आला, गोविंदा मैं डांस सॉन्ग था। तो वो इंसान तो कितना काम किया, वो तो दिन रात काम ही करता था। वही तो बात है कि लोग वो मेहनत नहीं देखते हैं। अभी चलो वक्त की बात है और किसी इंसान की चॉइस की बात भी है कि नहीं करना। वक्त और मेहनत दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, मुझे लगता है शायद चॉइस की बात भी कि उन्हें नहीं करना, अभी नहीं करना चाहते हम, जब उनके नहीं, हिसाब एज एन से आर्टिस्ट वो कभी मना नहीं करेंगे। हाँ कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कभी बैठना पसंद नहीं करता है। नहीं, जो लोग कहते हैं कि अभी भी उनको हीरो बनना है या चूज, वो उनकी चॉइस यार है। हीरो तो आज सलमान खान जी भी हैं, शाहरुख है, सही बात है। क्यों नहीं वो बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना, वो भी। आप साउथ में जाओ, रजनीकांत जी को देख लो, पूरे बॉइल्ड है, फिर भी हीरो है। तो भाई मैं खुद, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि मैं उनका फ़ैन हूँ तो ये बात बोल रहा हूँ, मुझे मतलब जस्टिफिकेशन नहीं लगता इन सब चीज़ों पर जो लोग कहते हैं, जो मीडिया किसी ना बकवास किसी को करती किसी है। से मैच नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक बात बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूँ ये कितना सच है ये बात। आपके आने से पहले, आप क्योंकि मिला नहीं था आपसे, आपको देखा हमेशा फिल्मों में या फिर जब आप आने वाली थी तो थोड़ा बहुत पढ़ा आपके बारे में सब चीज़ें। आई वॉज कन्फ्यूज़ कि आप कैसी होंगी, बट जब आई आप मिली, बैठी, बात किया, तब मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे लगता था कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग वुमन होंगी या थोड़ा सा हार्ड नेचर की होंगी, लेकिन वैसा नहीं निकला। क्या ये और भी लोगों के साथ होता है क्या? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका कसूर बिल्कुल नहीं है। मेरा सॉरी, इम्प्रेशन ही सब पे ऐसा पड़ता था कि ये बहुत घमंडी है। पता नहीं क्यों, जबकि जब तक मैं बोलूँ नहीं, मैं ऐसे खड़ी हूँ, तब तक मेरी पता नहीं क्यों शुरू से एक नेचर रही है कि मैं आपको देख रही हूँ पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप हेलो कर रहे हो तो मैंने नहीं दिया और मेरे दिमाग में कोई और ही चीज़ चल रही है। तो लोगों को लगेगा आप इग्नोर कर रही हो। हाँ, ये देख रही है मुझे पर हेलो का जवाब नहीं दिया। कितनी अकड़ू है, कितनी इगोइस्ट है, इसमें बड़ा यार वो है। और मेरा इंप्रेशन ऐसा ही पड़ता था। फिर जब मुझे जानने लग जाते हैं तो फिर प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जिसने मुझे रिपीट ना किया। फिर मैं रिपीट होती हूँ दूसरी फिल्म में जानने के बाद। पहला लगता है फिर कोई आके आपको ऐसा हेलो करता है, हेलो सॉरी हाँ, पता नहीं क्यों ये मेरी शुरू से, जैसे मैं नॉर्मली सीन, जैसे अभी सीन चल रहा है ना, तो कोई मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार ये सीन चलेगा, मैं अगर उसको एक ही बार करना है, दूसरी बार तो जाके मैं उसको करेक्शन नहीं कर पाऊंगी जब मैं डबिंग करने जाऊंगी। राइट। मैं उस वक्त उसको करेक्ट नहीं कर सकती। तो मुझे एक है, इतने में कोई मिलने आ गया, कोई प्रोड्यूसर आ गया, कोई डायरेक्टर आ गया, हाँ जी अच्छा, हेलो हाँ आप सुना रहे हो कुछ मुझे बात, तो मेरे दिमाग में चल रहा है ये मैं ऐसा करूँगी तो इस तरह से करूँगी, नहीं ऐसे नहीं करूँगी, सामने वाला कैसे होगा। जैसे अनिल कपूर हुआ करते थे, वो तो सामने मुझे भी ला के देते थे साथ में कि ये करके आना घर से, बीविया जी वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। एक फनी बात मेरे को क्योंकि अभी निकल जाएगा दिमाग से, कभी किसी एक्टर के साथ ऐसा हुआ, किसी बड़े एक्टर के साथ, कि उसको लगा कि भड़कंडी है, जबकि वो भी यहाँ पर गलतफहमी का शिकार हो गया? हाँ, सबको ऐसे लगता था। मुझे लगा कोई एक इंसिडेंट, एक सबसे बड़ा आपने सुना होगा, आज तक सबने सुना होगा, राजकुमार जी, जानी कि वो तो यार कुछ भी बोल देते हैं। उन दिनों मैं क्रचेस पे थी, आरके स्टूडियो में शूटिंग थी, तो जब मैं वहाँ गई तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि राजकुमार जी को जाके बोलें कि आइए सर शूटिंग है। शाम तक मेरा ये पैर सूज के इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उस पर वेट नहीं डाल सकते, थोड़ा था तो मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं बैठ सकती थी। 5 बजे सेट पे आते हैं, तो सेट लगा हुआ था इसका कोट का। मैं हैरान परेशान, आदमी सीधा आता, व्हाट हैपन टू यू सोनिका। मैंने कहा मेरा नाम तक याद है, मैं राजी, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ यू, व्हाट हैपन टू यू। मैंने कहा इनको तो नाम याद नहीं होते थे यार, इनको मेरा नाम तक याद है, सोनिका। जो मैं इतनी शॉक हो गई कि राजी। मैंने कहा राजी आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड मैं लंबा बैठती हूँ तो ये पैर सूज जाता। अरे मेहुल जी की फिल्म थी।
अरे इधर आओ यार, ये बच्ची लड़की इतने टाइम से बैठी, मुझे कोई बोलने क्यों नहीं आ रहा है, कोई आता क्यों नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि शॉट रेडी है। डरते थे सब, कोई गया नहीं। दूसरे दिन से वो आदमी 11 बजे सेट पे रेडी। अब मैं, ये शौक वाली बात है कि नहीं है, राजकुमार जी, वो भी आपके कहने पर, वो भी एक जो लड़की कुछ है ही नहीं थी उस वक्त, एक नहीं, और नहीं तो वो तो बोल देते आप अच्छी लगती हैं, फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हैं, बड़े बड़ों को बोल देते थे। राज जी में राजकुमार। तो ये मेरे साथ जब हुआ तो, और इतना पोलाइटली, और मुझे गले लगाया, बोलते ये सुबह से बैठी और मुझे किसी ने बोला नहीं, और दूसरे दिन बोलते हैं कि चलो पहले इसके साथ शॉट लो, पहले इसको फ्री करो। और मुझे यानी फट से 1-2 घंटे में करके, जा बच्चे तू घर जा, तू आराम कर। क्या बात है। ये मेरे साथ जो हुआ था, मैं तो आज तक ही याद कर रही हूँ। थैंक्स गॉड, मेरी गलतफहमी तो कम से कम मुझे तो लगा कि हाँ। और मैं आज आपको भी बोलती हूँ, आप भी शायद दूसरी बार बुलाओगे मुझे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको रख लूँ, मैं आपको यहीं जाने मत दूँ, यही आप कहीं मत जाओ, क्योंकि जब मैं एक बार कर लेती हमारा हूँ, लाइव पॉडकास्ट चलता रहे। मैं एक बार जब कोई काम करती हूँ तो दूसरी बार रिपीट हुई हूँ हर किसी के साथ। ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये कन्फ्यूज़न। हाँ, ये पता नहीं मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है या क्या है। दिखने में तो मैं शायद अच्छी लगती हूँ, पर पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि किसी मैं, को भी लगता है यहाँ पे दिखने के मामले में, मुझे नहीं लगता कि हम में से देखने वाला कोई भी इस मामले में कोई ज़रा सा, मैं हाँ मिलने से पहले नेचर को लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर दिखने के मामले में मैं आसानी से जैसे फ़ोन पे नहीं आती हूँ या सामने डायरेक्ट नहीं मिलती हूँ, पर जब मैं मिलती हूँ तो मैं दिल से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक होता है कि नया इंसान है, पता नहीं क्या है, मैं इतनी आसानी से सामने ऐसे आती नहीं, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को लगता है यार ऐसे क्या बात नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, क्या समझती है अपने आप को। ये एक आ जाता होगा, लेकिन मेरा एक खुद का डर होता है कि मैं क्या बात करूँ। सही बात। और जब मुझे रीज़न मिल जाता है, मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, तो मैं एकदम फैमिली की तरह हो जाती हूँ। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर किया है सोनिका गिल जी ने हमारे पॉडकास्ट में आके, और हमारे कन्फ्यूज़न को दूर किया, और हम ये जान चुके हैं कि जो स्क्रीन पर प्रेजेंट होती हैं, जो डांस करती हैं, जो एक्ट हमारे सामने करती हैं, वो आखिर दिल से, दिमाग से और पर्सनली कैसे हैं। सोनिका जी, इसके बीच में उन्होंने एक बोलना चाहूँगी मैं आपको। ये जितेंद्र है ना, अपने प्यारे से जीतू जी, मुझे नहीं पता था, हम शूटिंग कर रहे थे चांदीवली फिल्मिस्तान, क्लाइमेक्स सॉन्ग चल रहा था राम लखन का। तो बड़ा दुख, ये आपको उसी के रिलेटेड बात बता रही हूँ। तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मुझे एक लंबी विग्स बड़ी इरिटेट करती थी राम लखन के टाइम। तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे लंबी विग पहननी है, सॉरी शॉर्ट विग नहीं पहननी है। तो सुभाष जी जैसे ही मुझे देखते हैं ना, पंजाबी में शुरू हो जाते हैं, और पंजाबी उनके मुंह से निकल ही जाती है, वो कुड़िए और पंजाबी में। तो मैं जैसे ही देखती हूँ उनको, तो मेरे भी मुंह से पंजाबी निकलती है। सीखनी हूँ, सरदार नहीं हूँ। तो मुझे किसी ने आके मेरे रूम में बोला कि आपको सुभाष जी नीचे बुला रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। वैसे ही विग पकड़ी, मैं सुभाष जी, मैं सीधा गई तो सामने ऐसे बैठे हुए थे। मैं सुभाष जी मैनू ना ए विग नहीं पानी, मुझे लंबी विग पानी है, मैं शॉर्ट विग मुझे नहीं पहननी है। तो बोलते बोल ले हो गया तेरा, कुछ नहीं बोल रहे। मैं कहा हाँ जी बोलो। कहते अब इनसे मिलो, ये है जीतू जी। हेलो, मैं देख के कि मैं इतना सब कुछ बोली। बाजू में कौन बैठा? जीतू जी, हेलो जीतू जी। कहते अब पता चला ये इसको मैं कहाँ से पकड़ के लाया हूँ, ये अमृतसर से फॉरेनर पकड़ के लाया हूँ मैं। तो वो भी ऐसे ही हुआ कि ये दिखने में क्या लग रही है और अंदर से क्या है। बोलते अब पता चला, पूछ रहा था कहाँ से पकड़ के लाए हो, अमेरिका से लाए हो, कहाँ कौन सी जगह से इसको पकड़ के लाए हो। ये मैं अमृतसर से फॉरेनर पकड़ के लाया हूँ। तो ये उन्होंने आंसर किया था उस वक्त। बड़ी अच्छी जर्नी रही आपकी लाइफ की, और इतने अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स आपने हमको बताए, ये सच में मतलब बहुत अमेजिंग है। और उससे भी सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात हमारे लिए तो ये है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई। और अब हमारे इस पॉडकास्ट का एक बहुत अच्छा सेशन है रैपिड फायर, जहाँ पे मैं आपसे फटाफट कुछ सवाल करूँगा, तो आप मुझे प्लीज़ उसका आंसर भी अपने इसी बेपाक अंदाज से दीजिएगा। आर यू रेडी? चलिए। यस, पूछिए। आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको आप रीमेक करना चाहेंगे? राम लखन। ओके। ऐसी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है जिसका रोल आप करना चाहती
कि ये रोल मुझे मिले तो मैं भी कुछ कर दिखाऊं? रेखा जी, सेकंड स्मिता पटेल। कैरेक्टर? अमराव जान। आहा। और स्मिता जी का हर करेक्टर ऑलमोस्ट, बट वो गांव का जो करती थी टिपिकल, मैंने उसको अपने आप को फोटोशूट भी किया था उनके जैसा बन के। वो मेल एक्टर जिसके साथ काम करना बाकी रह गया, जिसके साथ मिसिंग होता कि इनके साथ काम करने की बहुत तमन्ना बट नहीं कर पाई? विनोद खन्ना। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचती हैं? कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है इंडस्ट्री को लेकर और समाज को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया है भी बहुत अच्छा और ख़राब भी बहुत है। सच्ची चीज़ें कम आती हैं लोगों के सामने, खराबी ज़्यादा दिखती है। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो बोलते हैं कि अच्छी चीज़ें कोई देखता नहीं है, कुछ गलत छापा होता है तो लोग फट से देखते हैं। तो शायद उनकी कोई मजबूरी है जिसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अच्छे हैं। आखिरी और अहम सवाल, एक्टिंग के अलावा अभी आपका अगला कदम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जैसे कि हमें पता चला है, तो कितनी जल्दी हम देख सकते हैं? ये मेरा एक बहुत अंदर का एक वो था कि मुझे डायरेक्टर सोनिका गिल देखना है अपने आप को। तो डिज़ायर? हाँ, डिज़ायर थी, वो बहुत पहले से थी। जैसे कि मैं हमेशा शूट पे भी ना डायरेक्टर के पीछे बैठ के देखती रहती थी, ये सीन कैसे ले रहे हैं, ये शॉट कैसे ले रहे हैं। मेरी आदत थी, सुभाष जी के भी ऐसे, जैसे वो लेते तो मैं पीछे बैठ के देखती रहती थी, मैं रूम में नहीं बैठती थी। मनोज कुमार जी शॉट लेते तो उनके पीछे पढ़ पढ़ के कि आपने शोर का कैसे लिया, ये सीन कैसे किया था, मुझे बताओ। अच्छा, बाद में बताता हूँ। पीछे पड़ी रहती थी। तो मुझे एक शुरू से ऐसा अंदरूनी एक वो था। तो अब मैंने मेरे हस्बैंड को कहा है, तो वो आना चाहते तो उनको हटा दिया। मैंने कहा नहीं, आप खाली आप कुछ नहीं करो, आप खाली मुझे बनाओ। उनको भी आना था एज ए प्रोड्यूसर। मैं मिला उनसे, मुझे बहुत प्यारे लगे वो। गुजराती हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ थी कि मेरी शादी लेट हुई है। मुझे ये था कि मेरी शादी कभी होनी नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं होनी है? रीज़न उसके पीछे ये था कि मेरी 6 बार शादी होके टूटी है। मतलब होते होते टूट गई? मंगनी हो गई, टूट गई। बातचीत हो गई, टूट गई। डिसाइड हुआ अभी हो ही जानी है, टूट गई। ये 7वीं बार इनसे हुआ। तो मैं मेरी मम्मा से कहती थी कि मम्मा, मैं क्या अकेली रह जाऊंगी? कहीं गुरुद्वारे तो नहीं जाना पड़ेगा एंड में? शादी नहीं होनी मेरी, कि ना मेरी मनपसंद का मुझे मिलना है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि मैं खुद दारू नहीं पीती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो ये दारू वाला बंदा या ना खाने पीने वाला बंदा इस इंडस्ट्री में तो वैसा होगा नहीं कि जो ना खाता पीता हो। तो घास की बोरी तो मैं मम्मी को बोलती थी, ना वो मिलेगा ना मेरी शादी होगी। वो मेरे को उस आदमी से ऐसे करनी नहीं है। तो ये रीज़नों से मेरी लेट मैरिज हुई। 11 साल पहले शादी हुई, 12 साल पहले। और जो मेरी माँ की मम्मी बोलती थी कि नहीं पुत्र, परमात्मा एक कभी नहीं भेजता है, वो 2 ही बना के भेजता है धरती पे। तेरा भी कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो चली गई, देखी नहीं, पर वो मन में लेके गई। और वो 1 साल के अंदर मेरी माँ ने, इनको हमें किसी ने मिलाया नहीं, कोई वो नहीं है बीच में, डायरेक्ट मिले हैं। मुझे लगता है मेरी माँ करवा के गई। और ऐसा ही बंदा ढूंढ के लाई जिसको टेस्ट पता नहीं है दारू को, नॉनवेज का टेस्ट पता नहीं है, गुजराती है और गॉड लविंग बंदा है। होगा वही जो उसने लिखा है। हाँ, नहीं होगा, था नहीं ये किस्मत में, पर ये मेरी माँ की दुआओं से हुआ है। मेरी किस्मत में शायद नहीं था, पर ये मेरी माँ की दुआओं से हुआ है। क्योंकि मेरी माँ की जो एक लास्ट विश थी कि सब बच्चे मेरे सेट है, ये मेरी बेटी सेट नहीं है। वो मन में लेके गई थी और वही करवा के गई है। मम्मी की दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगी, और हम सब की दुआएं और थैंक यू, आशाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। और जिस तरीके से, जिस बेबाकी से और जिस निराले अंदाज से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, अपनी लाइफ के बारे में हमें बताया है,
बहुत कुछ जानने मिला है, बहुत कुछ सीखने मिला है। और हमारी टीम की तरफ से, हमारी अल्फा टॉक्स टीम की तरफ से, हमारी तरफ से हम एक छोटा सा तोहफा आपको पेश करना चाहते हैं। प्लीज़। वैसे तो आपको पता है मैंने अपने बर्थडे पे भी कभी गिफ्ट नहीं लिया है। मैं अपने बर्थडे पे भी कभी गिफ्ट नहीं आपको लेती, बर्थडे का बात है? सच्ची। मैंने आज तक कभी किसी से एक पेन तक गिफ्ट नहीं लिया है, क्योंकि मैं हमेशा बर्थडे को देती हूँ गिफ्ट। आपका बर्थडे कब आता है? 20 सितंबर। मेरा कल ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ ग्रेट। अच्छा, खाने पीने की हाँ, चीज़ें। मेरे दिमाग के कल पड़ जाए पॉडकास्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और लिखा हो। तो प्लीज़ लाइए मैम, ये छोटी सी भेंट हमारी ओर से आप थैंक स्वीकार यू कीजिए। सो मच। आई थिंक सो आप सब बहुत प्यारे हैं। ये प्यार है आपका, ये गिफ्ट नहीं है। मैं इसको गिफ्ट नहीं लेती हूँ, ये सब आप लोगों का प्यार है जो मुझे आपने इसमें समेट के दिया है, और मैं इसे बहुत प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू। तो मित्रों, दोस्तों, ये हैं सोनिका गिल जी, जिनके साथ हमने बहुत सारी गल करी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें इनके साथ हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमको अगर एक वीक पॉडकास्ट करने मिले या पॉडकास्ट की सीरीज़ भी हम करें तो ये अभी खत्म बहुत होने सारी वाला है। चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, पर बहुत बातें ऐसी ही बड़े होती बड़े हैं पटाखे हैं कि जब दिल से निकलती हैं तो दिल तक जाती हैं। और दिल से बातें करने वालों से कभी हम बोर नहीं हो सकते। हम और उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि और क्या है, और क्या। तो हमारी सोनिका जी ऐसी ही हैं जैसा मैं वादा करती हूँ कि जब आप वो आजकल है ना, ट्रेंड है ना, 500, 1000, 1000 इतने एपिसोड्स हो जाए, उसके बाद मैं फिर आऊँगी। ये मेरा वादा है। और हम वादा करते हैं कि 500 1000 होने का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, हम उससे पहले ही आपको बुलाएंगे। नहीं, पर मेरी विश है कि वो होगी ये मैम। उतना बड़े Thank you so आप लोगों को इतना प्यार मिले कि आप ये मेरी बात याद रखो। तो आप याद रहेंगे कि उन्होंने सामने स्क्रीन पे बोला था कि अभी उनको बुलाना चाहिए। मैं फिर प्यार लेने आऊँगी आपका, फिर आप लोगों का प्यार लेके जाऊँगी। थैंक यू। और ये आप लोग के ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा प्यार जितनी जल्दी लुटाएंगे, हम वापस फिर से आएंगे और आपके सामने फिर से पेश होंगे सोनिका जी के लास्ट साथ। में एक बोलना चाहूँगी, मैं बहुत अच्छा एक स्टेज पे हमेशा बोलती हूँ कि हर शक्र में तेरा रुखे नको नजर आया, हर शक्र में तेरा रुखे नको नजर आया, आईना भी देखा तो मुझे तू नजर आया। क्या बात है। दिल मेरा बना जब तो मोहब्बत तेरी आई, आंखें हुई पैदा तो मुझे तू नजर आया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। तो मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब देख ही लिया है। और हम यही आशा करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, दिन ब दिन और खूबसूरत हो जाइए। हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छी अच्छी सीरियल्स और बहुत सारे काम देते रहिए। और लाइफ के अच्छे अच्छे लेसन्स अपने काम के ज़रिए, अपने ज़रिए हमें सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच सोनिका जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। लव यू ऑल। आप सब बड़े प्यारे हो, बहुत दिल से काम कर रहे हो। मेरी बेस्ट विशेस आज सबके साथ है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अल्फा टॉक्स में, क्योंकि हम लेके आते रहेंगे आपके सामने और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़, जिनको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको